अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है जो वो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं और क्या क्या रीज़न होती हैं जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए हाँ एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन पीरियड कितना है, फ़ीस का क्या प्रोसीजर है, ये सारा हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मुहैया करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। जो मिडिल या मैट्रिक कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, आपको कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इंटरमीडिएट के बाद आपका 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपका 2 साल से ज़्यादा अप्लाई, यानी कि आपने इंटरमीडिएट के बाद रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद में आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, आपने कहीं पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो क्या होगा, जब आप 2 साल के बाद अप्लाई करोगे तो आपके चांस कम हो जाएंगे। आपका जो होगा पीरियड ज़्यादा होने की वजह से वो आपसे ये चीज़ पूछेंगे कि आपने इतना टाइम कहाँ पे स्पेंड किया है, क्या किया, फिर आपको वैलिड रीज़न देना होगी। स्टडी वीज़ा के लिए ये ज़रूरी है उधर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है ना, वो है आइल्स। वहाँ के लिए आइल्स भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आइल्स से पहले एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, इंटरमीडिएट में आपके। सेकंड है आइल्स। आइल्स में आपके मिनिमम 6 बैंड होने चाहिए, ये मिनिमम है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट ये आपकी अपनी होगी वो भी ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स की अपनी नहीं होती है। इस वजह से फिर आपकी फैमिली की भी चल जाएगी। आपकी फैमिली की, आपके पापा की हो जाए, चाचू की हो जाए, जो भी कोई आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी 70-80 लाख रुपए की, वो चल जाएगी। लेकिन उसका प्रोफाइल आपके पास पूरा होना चाहिए। प्रोफाइल से क्या मुराद है कि उसका लेन देन, जैसे पैसे बैंक अकाउंट में आए हैं, उसका सारा प्रोसीजर आपको बताना होगा। अगर आपने लोन लिया है, लोन पे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से लोन का बहुत कम लोग करते हैं, लोन का नहीं चलता है ज़्यादातर। बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो जायदाद वगैरह है, वो आपका डिपॉजिट कितना है, उस हिसाब से सारा अपना उसको मैनेज करके अपना पूरा प्रोफाइल बनाएंगे तो वो सही रहेगा। उसके बाद आ जाता है कॉलेज। आप किस तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में अप्लाई करोगे तो उसकी फ़ीस भी ज़रूर हाई होगी। 12-15 हज़ार ऑस्ट्रेलियन जो रुपीज़ हैं वो उतनी उसकी फ़ीस होगी। लेकिन अगर यही आप किसी छोटे शहर में, जो मेन उनके सिटीज़ हैं उनसे थोड़ा हट के आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे 6-7 हज़ार तकरीबन होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि यार अच्छी जगह पे उसकी डिग्री की वैल्यू कम होगी, उसकी ज़्यादा होगी। भाई डिग्री की वैल्यू सेम है वहाँ पे, आप जिस कॉलेज में मर्ज़ी करते हो। लेकिन क्या चीज़ है, जो अगर आप कहीं बैकवर्ड एरिया में चले जाते हो, आपको रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना भी ईजी होगा, क्योंकि वहाँ वो कम्यूनिटी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पर हर चीज़ देखी जाती है। उसके बाद फीस के बाद ये सब कुछ हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, आइल्स आ गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रेफरेंस है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट अपना वैलिड डेट तक होना चाहिए, यानी कि जितना उसका आप किसी भी डिप्लोमे के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना, उतना आपके पास में वो होना चाहिए। पासपोर्ट 2 साल का है, 2 साल का पासपोर्ट होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो फिक्स है। उसके बाद आपका जो कॉलेज का एडमिशन के लिए, अब आपने वहाँ पे ऑफ़र लेटर के लिए आपने अप्लाई करना है, यानी कि आपने अप्लाई करती है तो वहाँ से आपको ऑफ़र लेटर आ गया है, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवा दी है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी होगी। फिर फ़ीस जमा करवाने के बाद आपको COE मिलेगा, मतलब वो है कन्फर्म ऑफ इनरोलमेंट। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको लिविंग एक्सपेंसेस और जो ट्यूशन फ़ीस है नेक्स्ट सेमेस्टर की 1 ईयर की हो जाती है तकरीबन, ये आपको अपने पास अकाउंट में ये शो करवानी होगी। ये तकरीबन 50 लाख के राउंड अबाउट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है जो, वो भी 2-3 किस्म की होती है। बैंक फिक्स डिपॉजिट होता है, और दूसरा जो फैमिली की है। फिक्स डिपॉजिट में आपकी जो आपने उसमें सेव करके रखे हुए हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए पहले से पैसे पड़े हुए हैं 70-80 लाख, उसका मुकम्मल प्रोफाइल आपके पास है। अगर आपका करंट अकाउंट है, जैसे आपका बिजनेस का अकाउंट है,
पापा बिजनेस करते हैं तो वो तो बहुत ईजी है, वो तो सबसे अच्छा रहेगा। जितना आपका बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आप अच्छे होंगे। जब आपका एडमिशन हो गया, फीस अदा हो गई, सीओए आपके पास आ गई, बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास है, फिर आपने अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनमें सबसे पहले सीओई है, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद पासपोर्ट है, एसओपी लेटर। भाई एसओपी लेटर को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा चलिए हम एजेंट से लिखवा लेंगे, एजेंट कहते हैं हाँ हमको लिख देते हैं। भाई एसओपी का हमेशा खुद ख्याल करो और ख़ुद लिखो। और एसओपी में क्या चीज़ है, हर चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप खुद लिखनी है, ठीक है। अगर आप एसओपी में किसी से लिखवाते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे मिस हो जाएंगी, उसने अपने हिसाब से लिख देना है। बाद में जब आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, या बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, या आपने अपना जो भी उसमें क्राइटेरिया A to Z लिखा हुआ है वो मैच नहीं करेगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइल्स है, वो भी आपको बता दिया है कि 5-6 बैंड मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद जो आपका वीज़ा अप्लाई करना होता है ना, वो 4 महीने पहले आपने अप्लाई करना होता है। आपका वीज़ा 4 महीने पहले अप्लाई होगा। तो मसलन आपने फेब में जाना है, जुलाई के सेशन में जाना है, जिस सेशन में भी जाना है वो आपका 4 महीने पहले उससे अप्लाई होगा। और अप्लाई करने के बाद जो वीज़ा तकरीबन आ जाता है 500-600 जो ऑस्ट्रेलियन रुपीज़ है, 500-600 में वीज़ा की फ़ीस होती है। 500 से 600 के दरमियान मुख्तलिफ है, ये फ्लेक्सिबल होती है, किस टाइम में ज़्यादा होगी किस टाइम में कम होगी। तो ये आपको जमा करवानी पड़ेगी। आपका 15 से 30 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। और वीज़ा आने के बाद आपका जो प्रोसीजर है, आप 90 दिन के अंदर अंदर आप वहाँ पे जा सकते हो, जिस डेट के हिसाब से मर्ज़ी चले जाओ। अब आपको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ जो हमसे गलतियाँ होती हैं जिस वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है। सबसे पहले तो हमारे मार्क्स जो है ना वो 60% बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे मार्क्स 50%, 55% होते हैं। तो हमारे दोस्त या एजेंट कहते हैं नहीं मुश्किल नहीं है यार, ये इजीली हो जाएगा, इतना तो चलता है। भाई नहीं चलता है। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया ना, तो जब उनके फॉरेन अफेयर्स के पास जाएगा ना, एम्बेसी के पास, वहाँ से भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली वजह रिजेक्ट होने की वहाँ पे आपके 60% मार्क्स। नंबर 2, आइल्स। जब आपका आइल्स में 6 बैंड नहीं होंगे, 5 बैंड होंगे या 5.5 होंगे, 4 होंगे, तो भी भाई वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो एजेंट आपको कह देते हैं कि हाँ ठीक है करवा देंगे, बाद में नहीं होता है, वो नुकसान आपका होता है, एजेंट का कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए 6 बैंड होना भी ज़रूरी है। आप एक अटैम्प्ट में नहीं होता है, दूसरी अटैम्प्ट में, तीसरी अटैम्प्ट में आपके 6-7 बैंड इजीली आ जाते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है। और एक चीज़ और भी है आइल्स में, इसका लिसनिंग का, राइटिंग का, उसके बाद स्पीकिंग का, हर चीज़ के अलग-अलग वहाँ पे उन्होंने आपको दिए होते हैं। जो इसका मिलता है ना पेपर, उसमें कि इसमें इतने बैंड है, इसमें इतने % है। भाई जब आपने अपना एसओपी लिखना है ना, जब आप खुद नहीं लिखोगे, वो आप किसी से लिखवाओगे तो उसमें भी फ़र्क आ जाए। वो बोलेंगे कि इसकी वहाँ पे रिटर्न में अच्छा नहीं है, यहाँ पे इतना अच्छा लिखा हुआ है, स्पीकिंग में ये अच्छा नहीं है, ये चीज़ है, वो ये हर चीज़ें, वो ना उनका जो फॉरेन अफेयर है, वो छोटी छोटी चीज़ों को जितना आप सच बोलेंगे, सीधा लिखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एसओपी में आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होती है। नंबर 3 है एसओपी की वजह से 90% लोग इसी वजह से रह जाते हैं कि वो अपने एसओपी वो लिखवा लेते हैं किसी से। एसओपी में आपने अपना स्टार्टिंग एजुकेशन से लेके एंडिंग एजुकेशन तक अपना घर का सारा प्रोफाइल, अपनी फैमिली से रिलेटेड मुकम्मल, यानी कि A to Z आपने अपनी मुकम्मल कहाँ से क्या एजुकेशन हासिल की है, सब कुछ उसमें आपने देना होता है। अब एसओपी के बाद हो गया फाइनेंशियल, जो हमारी स्टेटमेंट होती है, फ़ीस के अलावा 1 साल के जो अखराजात शो करना होते हैं, वीज़े की फ़ीस, जितना आपके पास बैंक बैलेंस है, जितना आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होगा ना, उतना आपके लिए ईजी होगा, आपका रिजेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट। भाई पाकिस्तान में क्या होता है कि अमूमन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। जैसे हमने 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर हमारा गैप 3 साल का है या 4 साल का है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपनी स्टडी शो कर देते हैं किसी और डिप्लोमे में या किसी और चीज़ में कि हमने इसके बाद यहाँ पे बिज़ी हो गए थे, या आपको वो एजेंट कह देता है आप इसको ऐसे ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चल जाएगा। भाई नहीं चलता, ये कहने की बातें हैं। आपके डॉक्यूमेंट अगर गलत हो गए तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप दोबारा उस कंट्री में जा नहीं सकते हैं।
उसके बाद 6 इंटरव्यू आ जाएगा। इंटरव्यू में भाई वो आपसे जो आपने अपने एसओबी में लिखा होगा या अपनी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होगी ना, उससे रिलेटेड आपसे सारे सवालात होंगे। अगर वो मैच नहीं करेगा, कहीं पे आपने गलत बता दिया, जो वहाँ पे कुछ लिखा है डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे और आपने कुछ और बता दी, आपने अपनी एजुकेशन कहीं और से ली या आपने वहाँ पे कुछ और बता दिया, यानी कि जो आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए होंगे, ज़ाहिर बात है जब इंटरव्यू में होगा आपसे कोई भी गलती हो गई, आपके सारे किए दरे पे पानी फिर जाएगा। भाई अगर तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, हर चीज़ आपने रियलिटी से सच बताई होगी, तो आपके वीज़ा के जो चांस है ना रिजेक्ट होने के, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जो भी आपने करना है खुद अप्लाई करें, सारे डॉक्यूमेंट खुद दें। ठीक है, एजेंट को आपने बीच में रखना है सहूलत के लिए तो रखें, लेकिन सारा काम अपना उससे पूछ के खुद करें कि भाई इसको कैसे सेटअप करना है। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोले, जितने क्लियर होंगे उतना आपका वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, आपके लिए बिल्कुल भी इशू नहीं बनेगा। इसलिए भाई हमारी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहता था आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। इससे बेहतर के 2-2, 3-3 वीडियोज़ बना के आप बार बार एक वीडियो देखते हो दूसरी देखते हो। हमने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किस चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जितनी रहनुमाई हो सकी हम करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू।